एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2025। हमने इस चैनल पे अभी जुलाई 2024 का पॉलिटी का जो करंट अफेयर सेक्शन है वो कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, और वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अभी आपको क्या करना है कि वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके पास एक बुक और एक कॉपी, मीन्स रफ कॉपी, कॉपी और एक पेन होना चाहिए। और जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट हम आपको पॉइंट्स बताते जा रहे हैं, आप नोट्स बना लें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये आपको पता नहीं है, ये आपको जनवरी फरवरी के अराउंड कितना कॉन्फिडेंस गेन करवाएंगे और कितनी हेल्प भी करेंगे। आपको PT 365 और मेंस 365 के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को आप हॉलिस्टिकली कवर कर सकेंगे। तो चलिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखो, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही थी इंडिया की नेबरहुड को में 2021 से ही चल रही है। लेकिन अभी करंट इवेंट यह है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया प्रोटेस्ट के चलते। आई होप आप लोग न्यूज़ का आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपको मालूम होगा, वहाँ रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि PM को रिज़ाइन करना पड़ा, और वो वहाँ से आकर हमारे इधर असाइलम ले रखा था उन्होंने। तो फिर अभी क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है, अभी ना एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। इंटरिम गवर्नमेंट आपको मालूम होगा हमारे यहाँ 1946-47 के टाइम पे बनाई गई थी, जब एक गवर्नमेंट जो जब प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती है तो सिर्फ ऐसे ख्याल रखने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देते हैं वहाँ पे। तो वो कौन चला रहा है, वो चला रहे बांग्लादेश के ओनली नोबल लॉरेट, है ना, एक ओनली पर्सन जिनको नोबल प्राइज़ मिल रखा है। वो इकोनॉमिस्ट भी हैं और किस लिए जाने जाते हैं, ग्रामीण बैंक फाउंड करने के लिए जाने जाते हैं, और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के पायनियर भी हैं। उनका नाम आई होप आपको मालूम होगा, यूनुस करके उनका नाम है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा साउथ एशिया रीजन में कितने सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स चल रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रही है। कल हमने नेपाल में भी देखा कि 16 इयर्स में अराउंड 14 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं। फिर मालदीव्स है, श्रीलंका है, म्यांमार में भी कू चल रहा है। तो ये साउथ एशिया में जो कि हमारा नेबर है, ऑलमोस्ट सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में इतना सारा इंस्टेबिलिटी चल रहा है। पाकिस्तान में भी अभी कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। अब क्या इनके इम्प्लीकेशंस रहते हैं, हम पर्टिकुलरली बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे कि बांग्लादेश में अगर ये सब नाटक चल रहा है तो हमारे इंडिया पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो भाई, डिसरप्शन ऑफ इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप, ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले बांग्लादेश के PM ने पहले ही कह रखा था कि इंडिया ने उसका एक ट्रस्टेड पार्टनर जो है वो लूज़ कर दिया है। पहले की जो सरकारें थी इंडिया के साथ बांग्लादेश की, उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस भी चलाए हैं, साथ भी काम किया है। क्या हुआ था, ये ऐसा बोल दिया है क्योंकि हमारी जो मीडिया है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा ही बोल जाती है। जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था ना, हम लोगों ने मदद की थी इंडिया की, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अरे बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं है, इंडिया ने हेल्प की थी, ऐसे ऐसे करके बता दिया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये रिलेशंस ख़राब करती हैं। फिर है फिर ये तो हो गया कि भाई अब जैसे कि वहाँ पे कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी आएगी हमें नहीं मालूम है। पुरानी सरकार के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, आगे आने वाली सरकार हमको करेगी, साथ लेकर चलेगी, या चाइना को ज़्यादा तवज्जो देगी, वी डोंट नो। तो इसलिए पार्टनरशिप जो है वो डिस्टर्ब होती है जब भी इंस्टेबिलिटी आती है किसी भी रीज़न में। फिर है इंक्रीज इन इलीगल माइग्रेशन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है। वहाँ हम लोग कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, कितने क्लोज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे किसी भी लोगों पे अत्याचार होगा तो वो लोग भाग के हमारे यहाँ ही आएंगे, हमारे इधर ही रेफ्यूजी लेंगे, है ना, और इससे इलीगल माइग्रेशन भी बढ़ता है। फिर हमारे इधर के लोगों को परेशानी होगी और हमारे इधर भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। देन है इंकर्जन ऑफ फॉरेन पावर इन बांग्लादेश इंटरनल पॉलिटिक्स। ये तो हमारे घरों में भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में यूनिटी नहीं है तो बाहर वाला फ़ायदा उठाएगा, ऐसा ही पॉलिटिक्स में है। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी दिखती है तो बाहर
उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो रहते ही रहते हैं। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठाने का सोचती हैं और अपना पैर जमाना दाल गलाने की सोचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, चाइना तो हमेशा ही से ये चाहता है कि किसी भी देश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, पैसों को लेके, किसी भी चीज़ से लेके हम वहाँ पे शांति दूत बन के जाएंगे और वहाँ पे अपना पैर जमा लेंगे। फिर है इनका इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स। ये तो सबसे मेन बात है भाई। देखो 2016 से हम लोग बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और उससे पहले भी किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है। अराउंड $8 बिलियन का क्रेडिट हमने दे रखा है बांग्लादेश को, है ना, रोड डेवलपमेंट के लिए, रेल, शिपिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप करने के लिए। अब वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी तो भाई इन प्रोजेक्ट्स पे भी खतरा है और उसका हमें यील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे वो कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, आगे आने वाली सरकार उस चीज़ को हेल्प की तरह मानेंगे या नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ये जो की प्रोजेक्ट्स हैं उस पर थ्रेट है, जैसे अखाड़ा अगरतला रेल लिंक, है ना, हम लोग इंडिया से बांग्लादेश एक रेल लिंक स्टार्ट करी थी, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, ये सब है। अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर नेबर्स कैसे कैसे नेबरहुड में हमारी इंस्टेबिलिटी रही है। तो पहले देखो म्यांमार में 2021 में मिलिट्री को आ गया था, है ना, डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर दिया था और वहाँ पे प्रोटेस्ट और वायलेंस चल ही रहा है जब से। अफगानिस्तान में टेक ओवर कर ली तालिबानी गवर्नमेंट ने, तालिबानी गवर्नमेंट तो नहीं बोलेंगे, तालिबानी लोग ने बोलेंगे। श्रीलंका में 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट, पब्लिक अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी आ गई। मालदीव्स में, है ना, गन पॉइंट पे रिज़ाइन करवाया था वहाँ पर, है ना, और वहाँ पे अब ये रिलीजन पॉलिटिक्स भी चलती है। नेपाल में तो इंस्टेबिलिटी चलती ही रहती है, हमने कल ही डिस्कस किया था। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से नेबरहुड से हमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो मेन, आप तो कोई भी हो, आप एक चाइना फैक्टर याद रखेंगे, है ना, एक आप ये याद रखेंगे कि रेफ्यूजीज आ जाते हैं, मतलब ये तो मेन ही मेन है, चाइना फैक्टर, रेफ्यूजीज, इकोनॉमी हर्ट हो जाती है और जो हमने जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी बहुत दिक्कत कर देता है। अब म्यांमार में इंस्टेबिलिटी हुई थी तो भैया 32,000 एथनिक चिन जो है वो इंडिया में रेफ्यूजी लेने आ गए थे मिज़ोरम स्टेट में, है ना, और बहुत सारे थाउजेंड जो हैं वो मणिपुर से भाग गए थे और वहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट भी हो गया था और फिर इंसर्जेंसी भी बढ़ती है। लोग बाग क्या सोचते हैं, अब वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री के जो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे सोचेंगे कि इनको भी प्रवोक करें, यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, ताकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो कम से कम हम ना वहाँ पे स्टेटहुड या फिर नेशनहुड की डिमांड कर सकेंगे और हम अलग ही नेशन बना लेंगे। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो आप अपने आंसर में ये ज़रूर लिखेंगे, ये डेटा लिख सकते हैं आप लोग, है ना। फिर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तो कितनी बढ़िया, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है उसने अपना पैर जमाया है, तो ऐसा ना हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा दे, ये कंसर्न हो जाते हैं। रेफ्यूजीज़ तो आया है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी रहा और फिर हमने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था अफ़गानिस्तान में पोर्ट्स के रूप में, है ना। फिर है श्रीलंका। वहाँ पे श्रीलंका के साथ तो यह है कि हमारे बहुत सारे ना कल्चरल एथनिक क्लोज टाइज भी हैं, तो स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाता है। स्पिल ओवर इफेक्ट समझते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारी कंट्री पे आ गया। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी थे, चाइना वहाँ पे पैर फंसाने के लिए बैठा ही है। मालदीव्स में भी यही हुआ, है ना। आपने देखा होगा रेडिकलाइजेशन वहाँ पे चल रहा है, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन बना दिया कि भैया इंडिया को यहाँ से आउट करो। तो फिर जब वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मालदीव्स आपने देखा एक आइलैंड नेशन है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे उनके साथ टाइज बनाना, क्योंकि जैसे चाइना के हालात हैं वो हमको ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की तरफ से घेरना चाहता है हमारे को, है ना, समुद्र के थ्रू। तो अगर हम मालदीव्स और जैसे आइलैंड स्टेट्स में रहेंगे, वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस तो नहीं करेंगे हम, लेकिन वहाँ पे हम नज़र रख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर वो इंडिया आउट कैंपेन बना देंगे तो फिर हमारे पास एक पोटेंशियल प्लेस जो है वो हम लूज़ कर देते हैं। आई होप आई एम नॉट गोइंग सो मच फास्ट और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी तक अगर यहाँ तक आप वीडियो में टिके हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है तो। फिर है नेपाल।
नेपाल में भी आप चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का बहुत डर रहता है। वो कुछ भी करवा देता है चाइना। आपने देखा होगा नेपाल कैसे अभी हमारे ऊपर मैप से लेके ही लड़ रहा था कि नहीं, यहाँ से रिवर नहीं जाती है, यहाँ से बाउंड्री शेयर नहीं होती है, ये सब चीज़ें करके। हमने देखा था कि कैसे नेपाल में अभी तक 16 साल में 14th गवर्नमेंट के है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो हमको पड़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कैसे कैसे इंस्टेबिलिटी है। अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या रहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके, तो भैया वो रहता है डिप्लोमेटिक रिकैबिलिटेशन। नई लीडरशिप आ रही है, नई लीडरशिप के साथ टाई अप करना शुरू कर दो। जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो अपना प्रिजर्व करते रखो। सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दो, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ा दो। इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दो कि जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको जरा खट से हम लोग काउंटर कर सकें। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट रखो, इंटरनेशनल सपोर्ट को खींच लाओ भाई, है ना। जो भी रीजनल इंस्टेबिलिटी है उसका फ़ायदा उसको वॉइस अप करो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमें जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक, हम वहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इन सब चीज़ों को वॉइस अप कर सकते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक असिस्टेंस दो, जिससे लोगों के मन में थोड़ी हमारे लिए पॉजिटिव इमेज बने। वो पॉजिटिव इमेज तो है, तो सरकार कुछ भी करे, लोग हमारे सपोर्ट में रहे। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दो, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस करो, लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाओ। हमने श्रीलंका के साथ ऐसा किया था। असाइलम मैनेजमेंट है ना, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, हमारे यहाँ असाइलम भी लिया था। तो जब इंस्टेबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और अगर चांसेस हैं कि वापस से वही पीएम बन जाएं, तो उनके मन में वो एक याद रहेगा कि यार हाँ, इंडिया हेल्प्ड मी, है ना, ड्यूरिंग द क्राइसिस। फिर ये तो होगा शॉर्ट टर्म मेजर्स। फिर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, कि इंडिया जो है वो अपनी, है ना, जो नेबरहुड है उसको एम्पावर करती रहे। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश जो था वो ओनली इन्वाइटेड था G20 समिट में साउथ एशिया से। फिर इंडिया जो है एक नॉन रेसिप्रोकल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो अप करे। नॉन रेसिप्रोकल समझते हैं कि एक बार हमने दे दिया है कोई भी सामान तो हमें वापस आने की भले ही उसका उम्मीद ना रहे, है ना, और ना हम उम्मीद रखें। जैसे कि वैक्सीन मैत्री, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग डिजास्टर। फिर है डेवलप फ्लेक्सिबल फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़। ठीक है, जो भी नेविगेट करो अनप्रडिक्टेबल साउथ एशियन पॉलिटिकल लैंडस्केप को, और फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है वो डेवलप करो। तो आई होप आपको यहाँ पूरा समझ में आ गया होगा। हमने पूरा आर्टिकल कवर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या है। आपको हमेशा से मालूम होगा कि भाई इंडिया जो है उसको एक वॉइस ऑफ रीज़न भी बोलते हैं, वोटरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोलते हैं। वोटरी समझते हैं एक ऐसा मंक जैसा इंसान जो कि हमेशा प्रॉमिस करता है अच्छी चीज़ों के लिए। तो इंटरनेशनल लॉ में हम लोग हमेशा से खड़े रहते हैं सही के साथ, और सही बात भी रखते हैं। हम चाइना जैसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, अपना पैर जमा लिया। इंडिया की एक बहुत पॉजिटिव इमेज है पूरे इंटरनेशनल्स में कि हाँ भाई, ये ना हमेशा एक बड़े भाई की तरह खड़ा रहता है और सही चीज़ों का साथ देता है, और जो गड़बड़ चल रही है उसको सही सुधारने की कोशिश भी करता है। तो हमारी ऐसी इमेज है, हम इस इमेज को बनाते रहें और बनाए रखें। और हम लोग हमेशा डायलॉग को प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, कंसल्टेशंस और फेयरनेस की बात करते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को भी जनरली और रीजनल इश्यूज़ इन पर्टिकुलर। ठीक है, इस रिगार्ड में ना इंडिया ने एक 5S प्रिंसिपल अप्रोच जो है वो अपना रखी है। अब ये 5S प्रिंसिपल अप्रोच जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए फॉर मीन्स 2024 हो या 2025 हो। ठीक है, आप अपना आंसर है, कभी भी किसी भी ऐसा आवाज़ आए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आए कि इंडिया कर क्या रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ को रोकने के लिए या फिर रीजनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया इज फॉलोइंग 5S अप्रोच: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि, रिस्पेक्ट, डायलॉग, कॉपरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। इंडिया को ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट डॉक्ट्राइन है उसको बढ़ाने की और ज़रूरत है ना। और फिर है कि भाई हमेशा ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो बनाए रखें। अफ़गानिस्तान हो या म्यांमार हो, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का यूज़ करें, ताकि हम जो इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग पायरेसी और क्लाइमेट चेंज उसको भी बात करते रहें और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान और म्यांमार इसलिए बोला है क्योंकि वी आर शेयरिंग, वी शेयर ओशन बॉर्डर्स विद देम ऑल्सो, मराइन बॉर्डर्स विद देम ऑल्सो, है ना। फिर हम जो है वो नेबर्स जो है उनकी मदद करते हैं और करें क्राइसिस के टाइम पे। जैसे कि हमने श्रीलंका और मालदीव ने तो इंडिया आउट कैंपेन बड़ा चलाया था, उसके बाद भी हमने उसकी मदद की है।
ठीक है, फिर शांति बनाए रखें, चाइना की तरह नहीं कि बस जब भी प्रॉब्लम खड़ी हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें और उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं, हम रिजॉल्व करते हैं उसको। फिर है प्रॉस्पेरिटी, साउथ एशियाज इंटर रीजनल ट्रेड। अब प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ भैया, इंटर रीजनल ट्रेड जो है ना वो सिर्फ 5% है जब हम कंपेयर करते हैं यूरोप और एशियन कंट्रीज़ का। तो इंडिया शुड स्पीडली वर्क ऑन इट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करो जल्द से जल्द, है ना, इकोनॉमी एनहेंस हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने 5S के बारे में देख लिया है, अप्रोच के बारे में देख लिया है, फिर हमने देख लिया है कि कैसे अलग अलग रीजन्स में इंस्टेबिलिटी होती है तो कैसे हमको इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली बांग्लादेश में अगर थी इंस्टेबिलिटी हो रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये न्यूज़ में क्यों है, क्या चल रहा है। फिर हमने यूनुस सर के बारे में भी देखा कि कैसे वो बांग्लादेश के इकलौते नोबल लॉरेट हैं, है ना, पायनियर है माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंसिंग के। फिर हमने इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के बारे में भी देख लिया है। मतलब इन ऑल हमने नेबरहुड इंस्टेबिलिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है फॉर आर मेंस एंड प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेन से तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आप इन सब पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जुलाई 2024 मैगज़ीन को, ठीक है। सो आई होप आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।